सुप्रभात छात्रों। आज का पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जो कविता है उत्साह, इसको हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी, मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी, जन्म स्थान बंगाल, महिसादल राज्य। मूलतः ये निराला बंगाल की महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर के माघ शुक्ल संवत 1955 तदनुसार 21 फरवरी 1899 में हुआ था। बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने के अनुसार उनका नाम सूरज कुमार रखा गया। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव बैंसखाड़ा के रहने वाले थे और महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। उत्साह कविता एक बादल को संबोधित करते हुए कवि कहना चाहता है कि प्रस्तुत कविता उत्साह में क्रांति का स्वर छिपा हुआ है। एक यह आह्वान गीत है। इसमें कवि ने बादलों के माध्यम से मानव के मन के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। निराला का बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे की आकांक्षा को पूरा करने वाला, तो दूसरी तरफ बादल की कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव, क्रांति की चेतना को संभव करने वाला है। कविता में समाज में परिवर्तन लाने में साहित्य को भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कवि चाहता है कि बादल सारे गगन को घेर कर मन में विद्युत छवि को धारण कर संसार की छवि करें। कवि कहता है कि बादल गरजो। प्रस्तुत गद्यांश में कवि क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ओ बादल, तुम गरज गरज कर सारे आकाश को घेर कर खूब जोर से धरती पर बरसो। तुम्हारे काले काले घुंघराले बाल बहुत सुंदर हैं, किसी बाल की कल्पना के समान विस्तृत हो। तुम्हारे हृदय में बिजली जैसी आभा है। तुम कवि के समान सभी को नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे मन में वज्र जैसी कठोर शक्ति समाई हुई है। तुम अपनी गर्जना से एक नई कविता जैसी शक्ति का संचार सभी के तन मन में कर दो, जिससे सभी प्रफुल्लित होकर अपने कार्य के प्रति जागृत हो जाएं। क्योंकि बादल एक नई चेतना को जगाने वाला माना है। इसमें आगे कवि कहना चाहता है कि संसार के सभी लोग विकल मन, लिखा है, सभी लोग गर्मी के कारण बहुत व्याकुल व अनमने हो रहे थे। हे बादल, तुम ना जाने कौन सी दिशा से अचानक आकर बरसे और अपने शीतल जल से इस तपती धरती को शांत कर दिया। इन पंक्तियों के द्वारा कवि बादल को क्रांति का प्रतीक मानता है। सारी जनता कष्टों से, दुखों से त्रस्त थी। न जाने कौन बादल के रूप में क्रांति दूत आया और सारी जनता को शांत करके चला गया। क्योंकि शीतल जल का मतलब है दूसरे को शांत। सुप्रभात छात्रों। आज का हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो पाठ है क्लास 10th में, उसका पार्ट 2 हम अध्ययन करेंगे, अट नहीं रही, कि जिसके माध्यम से कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महेश और कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, जिनका जन्म और जीवन परिचय तथा रचनाओं का हमने कल अध्ययन किया था। आज हम कविता का अध्ययन करेंगे, अट नहीं रही। इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है कि जहाँ पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली मालूम पड़ती है, कि जिसके कारण मनुष्य का मन उस स्थान पर कुछ समय के लिए एकाग्रचित होकर स्थित हो जाता है और जिसके कारण वह वहाँ से अपना ध्यान हटाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। इस कविता का भावार्थ इस प्रकार होगा। यह कविता फागुन मास की सुंदरता को प्रकट करती है।
जब मनुष्य का मन प्रसन्न हो तो चारों तरफ उसे फागुन का सौंदर्य और उल्लास ही दिखाई देता है, क्योंकि कवि फागुन मास की सुंदरता से इतना प्रसन्न है कि उसे लग रहा है फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है जिसमें वह समा नहीं रहा है। निराला जी ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए फागुन महीने के जो प्रसन्नचित्त वातावरण है उस प्रभाव को भी अभिव्यक्त किया है। फागुन मास में कहीं कहीं सुगंधित हवाएं बहती हुई प्रतीत होती हैं, तो कहीं पर पक्षियों का कलरव सुनाई देता है और कहीं पक्षियों का आकाश में उड़ना भी दिखाई देता है। बाग बगीचों में कहीं हरे हरे पत्ते से युक्त पेड़ पौधे और कहीं लाल फूल खिले हुए नज़र आते हैं। उस फागुन की सुंदरता इतनी अधिक मालूम पड़ती है जिसके कारण अपने आप में समाहित नहीं हो पाती है। उसी दृश्य को अव्यक्त करते हुए कवि इस कविता के माध्यम से हम सबको बताना चाहता है, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत अधिक जहाँ सुंदर दृश्य देख लेता है तो उस दृश्य के कारण उसका अगर उस स्थान से चला भी जाए तब भी उसका मन उससे विचलित नहीं होता है, वहीं कि वहीं कुछ समय के लिए एकाग्रचित होकर खड़ा रह जाता है, जिसके कारण यहाँ अट नहीं रहने का मतलब है उसकी दृष्टि उससे अलग नहीं हो पा रही है। अब कविता में हम दृश्य का अध्ययन करेंगे। अट नहीं रही आभा फागुन के तन की सट नहीं रही। इस कविता के माध्यम से कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी किया है। मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है कि जहाँ पर प्राकृतिक वस्तुएं मनुष्य के रूप में कार्य करती हुई प्रतीत होती हों। इसमें कवि ने फागुन मास के जो सुंदरता है उस सुंदरता के प्रभाव का बहुत वर्णन किया है। आगे है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसकी शोभा से उसके तन समा नहीं रही है, जिसके कारण सांस लेने से चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैल जाती है। उसकी सुगंध से चारों ओर पक्षी अपने पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं और कहीं आकाश में उड़ते हुए भी दिखाई देने लग जाते हैं। अब इसमें आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि आगे बताना चाहता है कि मेरी जो दृष्टि है वह मंत्रमुग्ध होकर उसे लगातार देखना चाह रही है, देख रही है कि चारों ओर पेड़ पौधे पत्तों से युक्त हरे लाल फूलों से लदे हुए दिखाई देते हैं। पेड़ों के गले में कहीं कहीं धीमी धीमी सुगंध वाली फूलों की माला पड़ी हुई दिखाई देती है और कहीं पर और कहते हैं हृदय के लिए, और कहीं उसके चारों ओर फूलों का सौंदर्य इतना अधिक मालूम पड़ता है कि उसका मन अपने आप में समा पाना कठिन हो जाता है। आगे कहा कि मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, कि उसकी मंद मंद जो धीमी धीमी सुगंधित हवा है उस सुगंधित हवा के कारण उसका मन चारों ओर प्रसन्नचित हो रहा है, जो अपने आप में समाहित